Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of September 2022. तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है रेड सी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2004 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ द ओंगे ट्राइब लिव। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन के अंदर अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर ओंगे ट्राइब रहती है। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी दादर एंड नागर हवेली, ऑप्शन सी दमन एंड दीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2004 का है, तो उसी के हिसाब से ऑप्शन सेट करे गए हैं। अभी के टाइम पर ये ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो 2004 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। वैसे इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर रखी है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलेगा। जो हिमालयन वायग्रा है, हिमालयन वायग्रा का जो कलेक्शन है वो 20% से बढ़ता हुआ नज़र आया है उत्तराखंड के अंदर, और ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के अंदर आपका ये टॉपिक जो है लिंक हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। देखो इसको हम लोग इंग्लिश में हिमालयन वायग्रा के नाम से जान रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। साइंटिफिक नेम क्या है, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उत्तराखंड में इसको कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कीड़ा जड़ी का मतलब यह है कीड़े में से ये निकलता है, ठीक है ना, यानी कैटरपिलर में से ये निकलता है, इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो जड़ी बूटी है हिमालयन वायग्रा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। और बीच में क्या हुआ था, इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, एक तरीके से डिक्लाइन की कगार पर था, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, जिसकी वजह से इसको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में भी डाल दिया गया था, जिस वजह से ये फिर से न्यूज़ में बना था आज से 1.5 साल पहले, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है। हुआ ये कि अभी रिसेंटली जो हिमालयन वायग्रा है ना, इसके कलेक्शन में 20% से बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि 20% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसका कलेक्शन इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है इस जड़ी बूटी का, जिसका नाम है कीड़ा जड़ी। साइंटिफिक नाम मैंने आपको बता दिया है, साथ ही साथ में इसको हम लोग हिमालयन वायग्रा के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वायग्रा है ना, ये बेसिकली अपर वाले रीजन में यानी हिमालयाज़ वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि हिमालयाज़ के अंदर ही प्राइमरीली ये फाउंड किया जाता है, वहीं पर यह पाया जाता है। हुआ ये पिछले कुछ समय पर लगभग 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो इसका मार्केट है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था, हर चीज़ यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि इस साल 2022 में एक अनोखी सी चीज़ देखने को मिली है, वो यह है कि इस बार इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो चुका है, मार्केट भी यहाँ पर इसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसका कलेक्शन भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है, आखिरी टाइम पे हम लोगों ने 2019 के अंदर थोड़ा बहुत वायग्रा देखा था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा साल 2020 में लॉकडाउन लग गया
साल 2021 में भी पूरे टाइम लॉकडाउन ही रहा। फिर यहाँ पर साल 2022 के अंदर इसका कलेक्शन इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। यानी ये जो 2 साल लॉकडाउन रहा था, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि बोला यह जा रहा है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली है। अभी ये कैसे ग्रो करता है आगे मैं आपको बताऊँगा। अब ये हिमालयाज़ में पाया जाता है, कोई आसान बात नहीं है वहाँ पर जाकर इसको लेकर आना, इसको कलेक्ट करना। तो वहीं पर हिमालयाज़ के जो आसपास के रीजन है, जो उसके थोड़े से निचले हिस्से के रीजन है, वहीं से गांव से लोग जाते हैं ऊपर, कुछ टाइम के लिए कैंप वगैरह लगाते हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग कलेक्ट कर कर लेकर आते हैं। आम आदमी की बस की बात यहाँ पर नहीं है कि वो जाए और उसको वहाँ पर कलेक्ट कर कर लेकर आए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उसी कलेक्शन के अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले, आज से 4-5 साल पहले भी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना, वो 12 लाख रुपए पर किलोग्राम के आसपास थी। इसको यहाँ पर सेक्सुअल एनहेंसर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे शिलाजीत वगैरह होता है ना, वैसे यहाँ पर आपको ये वायग्रा भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 12 लाख रुपए पर किलोग्राम के आसपास हुआ करती थी आज से 5-6 साल पहले। लेकिन अभी जो आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, आप जाके गूगल पर सर्च भी करोगे वायग्रा प्राइस के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा 20 लाख रुपीज़ पर किलोग्राम, 20 लाख रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से ये वायग्रा मिलता है। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जहाँ से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछने के काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगी। देखो यहाँ पर इसको हम लोग फंगस भी बोलते हैं। जो फफूंद होता है ना, आप कह सकते हो ये है दुनिया की सबसे महंगी फफूंद कह सकते हो। तो ये वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट फंगस है। नाम मैंने आपको बताया, इसका साइंटिफिक नेम हिमालयन वायग्रा, ये आपने समझ लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर इसको बेचा जाता है। अभी ये IUCN के अंदर आप कह सकते हो कि इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ जो भी जानवर की हो गई, पेड़ पौधे की हो गई, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, उनके स्टेटस को यहाँ पर ये दर्शाता है। तो वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी कि ये जो फंगस है ना, इसकी संख्या लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। इसका प्रोडक्शन वगैरह डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ें इस साल थोड़ी सी ग्रो करती हुई नज़र आई। मैंने आपको बताया ये यहाँ पर एज अ सेक्सुअल एनहेंसर भी जाना जाता है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में एफ्रोडेसाइक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर रिजुविनेशन प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वापस से एक तरीके से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर जो न्यू एनर्जी है वो यहाँ पर एक नई एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है ना। एक स्टैमिना बढ़ाने का भी यहाँ पर ये काम करता है। इसको हम लोग जानते हैं कीड़ा जड़ी के नाम से उत्तराखंड के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो जो कैटरपिलर होता है ना, उसी कैटरपिलर में से ये निकलता है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप लोग पिक्चर देखोगे, इस प्रकार से मिट्टी में रहने वाला एक कैटरपिलर है। इसी कैटरपिलर के अंदर से ये फफूंद निकलता है और इस प्रकार से ये ऊपर फिर मिट्टी के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। और इस कैटरपिलर को मार देता है। ये फफूंद इसी में से निकला, ऊपर उठा और इस कैटरपिलर को बाद में ये मार देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी फफूंद की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी फंगस की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग हिमालयन वायग्रा के नाम से जानते हैं। ये जो कैटरपिलर और इस फफूंद का रिलेशन, इसको हम लोग पैरासिटिक रिलेशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है ना, ये जो फंगस है किसी दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग पैरासाइट या फिर पैरासिटिक रिलेशंस के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ज़्यादातर आपको ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। उसका जो तिब्बतन प्लेट्यू है, प्लस यहाँ पर अगर हम लोग अलग अलग देशों की बात करें तो चाइना में भी देखने को मिलेगा, भूटान में भी, नेपाल, इंडिया के अंदर भी यहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में खासकर उत्तराखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भी जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ और चमोली, वहाँ पर ये खासकर देखने को मिलता है। इसके यूज़ क्या होते हैं हमने लगभग डिस्कस कर ही लिया है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है हिमालयन वायग्रा, इसका यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर जो भी एक तरीके से सेक्सुअल इनकैपेसिटी है उसको ठीक करने के लिए, बॉडी के अंदर जो स्टैमिना है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी कुछ क्लेम्स हैं, कहीं पर इन क्लेम्स को लेकर आप कह सकते हो एक डिबेट भी छिड़ जाती है। लेकिन बहुत सारे साइंटिफिकली जो क्लेम्स आपको देखने को मिलेंगे वो यही बोलते हैं कि हाँ, इससे ये सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। स्टडीज़ ने यहाँ पर रिवील किया है कि जो ये कैटरपिलर फंगस है इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये जो जड़ी बूटी है ये एक तरीके से लंग और रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, ठीक है ना, लंग इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, उन सबको ठीक करने में मदद करता है। नाम इसका आपको पता ही है, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस। ठीक है ना। ये आपने देखा। इसके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी के अंदर पेन है,
ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर बैक में दर्द है तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ठीक करने का काम करता है। इसको हम लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं यरसगुम्बा। तो यरसगुम्बा भी यहाँ पर एक तरीके से ये प्रोवाइड करवाता है वाइटलिटी को, फिजिकल स्टैमिना इंक्रीज़ करता है। इसको यहाँ पर चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाइनीज़ यहाँ पर इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं हेपेटाइटिस बी और लीवर से संबंधित जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ में बोला गया ये जो कॉर्डासेप्टन है ना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में भी, ट्यूबरक्लोसिस को भी ठीक कर सकता है। साथ ही साथ में जो लेप्रोजी है उसको भी यहाँ पर ठीक करने में मददगार साबित हुआ है। तो ये सारे के सारे यूजेस यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर ये पिक्चर भी ज़रूर से देख लेना, वो ये इसी हिमालयन वाइगरा का। ये पिक्चर हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपको 3000 से 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि इतनी ऊंचाई पर ये बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रो होता हुआ, ठीक है ना। और ये फंगस क्या करता है, ये कैटरपिलर को ममीफाई कर देता है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, मार देता है, ठीक है ना। इसकी सिर्फ बॉडी बचती है, इसमें से ये फफूंद निकल ही आता है। इसी को वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। और इसकी इतने सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इतने सारे यूजेस की वजह से इसका कॉस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ना आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो और करवाते भी हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली मेरे साथ में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। पहले हम लोग इस वाले पिक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्रंट पेज पर आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगा। इस पिक्चर का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। आपको ये जो फूल दिख रहे हैं ना पर्पल कलर के, इस फूल में क्या खास बात होगी आप इमेजिन कर सकते हो। ये फूल जो निकलते हैं ये 12 साल में एक बार निकलते हैं, यानी ये जो पौधा है ना ये खिलता है 12 साल में एक बार, ठीक है। तो इसको हम लोग रेयर ब्लॉसम्स के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी जो विजिटर्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पौधे के आसपास आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे घूमते हुए। तो ये सब लोग पिक्चर वगैरह ले रहे हैं इस पौधे की, इस पौधे के आसपास की पिक्चर ले रहे हैं। इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपको नीला कलर का देखने को मिलेगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, नीला कुरिंजी फ्लावर्स। साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। ये आपको देखने को मिलेगा इस करेंट टाइम पर। ये ब्लूम है, यानी कि खिला हुआ नज़र आता है। कहाँ पर है एग्जैक्टली ये जो पिक्चर कहाँ का दिखाई पड़ रहा है, ये है सेथल्या गिरी हिल रेंजेस का, जो कि आपको कर्नाटका के चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये जो फ्लावर है मैंने आपको बताया ये खिलता है 12 साल में एक बार, इस वजह से यहाँ पर ये यूनिक है। तो आर्टिकल भी मतलब एक यूनिक सा है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है इंटरनेट पर, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट हो पाएगा और ऐसे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो ये नीला कुरिंजी फ्लावर है तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पर वेस्टर्न घाट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये खिलते हैं। प्लस ये जो प्लांट्स है ना, मैंने आपको बता ही दिया है कि 12 साल बाद यहाँ पर इसमें आपको फूल खिलता हुआ नज़र आता है। ये जो नीला कुरिंजी है ये एक तरीके से पर्पल कलर का आपको ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपने नीलगिरी हिल्स का नाम सुना होगा, जिसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो जो नीलगिरी हिल्स ये जो नाम पड़ा है ना, वो भी बेसिकली जो जगह है उसका जो नाम पड़ा है वो इसी फ्लावर की वजह से पड़ा है, नीला कुरिंजी की वजह से पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर आपको नीला कुरिंजी ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब ये जो नीला कुरिंजी है ना, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ आपको ये शिवरॉय हिल्स के आसपास यानी ईस्टर्न घाट्स के आसपास भी देखने को मिलेगा। एंशिएंट टाइम पर तमिल लिटरेचर के अंदर यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है और तमिल लिटरेचर के अंदर बताया गया है जो ये कुरिंजी फ्लावर्स है ना, ये सिम्बलाइज करता है लव को, प्यार को यहाँ पर ही दर्शाता है। देन सबसे पहली बार यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया था एक जर्मन बॉटनिस्ट थे गॉटफ्रीड डैनियल लीस, इनके थ्रू यहाँ पर सबसे पहली बार इसके बारे में बताया गया था। ये जो प्लांट है ना, ये इतने लंबे समय बाद जो खिलता है इसको हम लोग प्लेस्टिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, प्लेस्टिसियल्स, ये यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, प्लेस्टिसियल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। तो एनवायरमेंट के लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज दोनों ही आर्टिकल स्टार्टिंग के एनवायरमेंट के थे। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसमें कुछ खास चर्चा नहीं है, लेकिन ऊपर से ध्यान रख सकते हो। बात की जा रही है सिटी ऑफ पैलेसेस के बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैलेसेस देखने को मिलते हैं जिस शहर में, उसको सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। वो सिटी ऑफ पैलेसेस कौन है, वो है मैसूरू। देखोगे ना तो मैसूरू के अंदर आपको बहुत सारे पैलेसेस नज़र आते हैं।
तो अभी पहली बार जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी यहाँ पर ये जो 10 दिन का फेस्टिवल हमारा स्टार्ट हो रहा है, नवरात्र हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर दशहरा, ये 10 दिन का जो यहाँ पर फेस्टिवल है ना, इसी फेस्टिवल का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है, इसका सेलिब्रेशन यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना, मैसूरू के अंदर में आज इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हैं। सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी लोग को हैप्पी नवरात्रि। आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर मेंशन ये किया जा रहा है कि देखो कोविड-19 के समय पर ना ये कोई इतना बड़ा सेलिब्रेशन वगैरह हो नहीं पाया। साल 2019 2021 ऐसे ही हमारा निकला है, 2021 की बात करें खासकर तो वो ऐसे ही निकला है। लेकिन इस साल यहाँ पर पूरी तरह से एक बहुत ज़्यादा ब्राइटर और एक बहुत बड़ा उद्घाटन यहाँ पर इस बार होने वाला है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया जाएगा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। देन साथ ही साथ में बोला गया है दशहरा आपको स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब ये स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका की तरह देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर दशहरा से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जो टूरिज़्म सेक्टर है वो प्रमोट होगा, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लोग घूमने जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे, देखने जाएंगे। ठीक है ना, तो जो टूरिज़्म है ये जैसे से बढ़ेगा, ये अकेला बहुत सारी जॉब्स को जनरेट कर सकता है, और इसने अभी भी रिसेंट टाइम में बहुत सारी जॉब्स जनरेट करी हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में ये हुआ है कि हमारा टूरिज़्म सेक्टर बुरी तरह से अफेक्ट हुआ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई कहीं घूमने जा नहीं रहा था, तो वो जो टूरिज़्म सेक्टर है वो ठप सा हो रहा था, ऐसा हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब यहाँ से चीज़ें रिवाइव होती हुई नज़र आएंगी, ऐसा भी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। तो बस यहाँ पर ये इतनी सी बात थी इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स नहीं थी, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है ना, आगे आते हैं। इसके बाद इसी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है यार, ये वाला। ये आर्टिकल ना मैंने जो आज का करंट अफेयर वाला वीडियो है, आपको पता है 2 वीडियोज़ अपलोड होता है, तो जो मॉर्निंग का करंट अफेयर वाला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पर, प्लीज़ उसको एक बार विजिट कर लेना। उसमें मैंने दूसरा आर्टिकल ही कवर किया है, ये वाला। हालांकि इस यहाँ पे जो ये आर्टिकल प्रेजेंट है इसमें तो कोई इतना दम नहीं है, जो मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया उसमें बहुत डिटेलिंग्स आपको बताई हैं। वीटो पावर समझाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समझाया गया है, भारत क्यों चाहता है वीटो पावर, क्यों चाहता है यहाँ पर इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप, तो वो सारी बातें मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बता रखी है। तो थोड़ा सा टाइम निकालना यार, इस वाले आर्टिकल को वहीं से कवर करना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अलग से एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करवा रखा है, मतलब एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर, तो टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात की जा रही है टूरिज़्म के बारे में। जो टूरिज़्म है ये 2047 तक यानी 2047 तक $1 ट्रिलियन तक का पहुंच सकता है ये सेक्टर, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हमें ये $1 ट्रिलियन तक का पहुंचाना चाहिए, इसको लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी लेकर आया गया है रिसेंटली। ठीक है ना, उस ड्राफ्ट पॉलिसी का फोकस यहाँ पर यह है कि हम लोग इंडिया के अंदर टूरिज़्म को बहुत बढ़ाएं, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इस टूरिज़्म के तौर पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है। इस टूरिज़्म से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। इनफैक्ट जब आप लोग यहाँ पर बात करते हो जीडीपी की, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। वो कितना कंट्रीब्यूशन है अभी मैं आप लोग को पूरा एक फैक्चुअल डेटा के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। तो ये जो नई पॉलिसी आपको देखने को मिलती है टूरिज़्म वाली, ये क्या करेगी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखती है। ठीक है ना, जैसे जैसे टूरिज़्म सेक्टर ग्रो होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग ये बिलीव करते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर जहाँ पर नहीं हो रही है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो टूरिज़्म वहाँ पे टच किया जा सकता है, टूरिज़्म से उस पर्टिकुलर एरिया को और ग्रो किया जा सकता है, वो यहाँ पर बोला गया है। तो आने वाले 25 सालों के अंदर हमने अपना एक विजन सेट कर रखा है कि हम लोग आने वाले टाइम पर इनफैक्ट 2047 तक 2047 तक अपने टूरिज़्म सेक्टर को $1 ट्रिलियन तक की इंडस्ट्री बनाएंगे। इसको बनाना चाहिए, ऐसा खुद हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर एक गोल रखते हैं। क्लियर हो गई बात, ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। ठीक है ना, अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, यानी कि इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है। देखो वो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे नज़र आएगी। जब हम लोग बात करते हैं टूरिज़्म की, तो कहीं पर भी क्वेश्चन बने आपसे, मेंस में बने या फिर कहीं पर भी बने, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा कंटेंट पहले से रेडी रहेगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से गो थ्रू करना। जब हम लोग बात करते हैं टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म के तौर पर एक रिपोर्ट आती है,
वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट 2019 की जब आप लोग ये वाली रिपोर्ट देखोगे तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडिया की जो रैंक है ना पूरे दुनिया में वो 10th नंबर पर देखने को मिलेगी। अब ये रैंक किस चीज़ को देखकर बनाई गई है? 10th नंबर पर आने वाले आप कह सकते हो जो पोजीशन है 10th नंबर की वो इंडिया को दी गई है। और वो इसलिए भी दी गई है क्योंकि भारत के अंदर टूरिज़्म की वजह से हमारे जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है। दुनिया भर की जो भी जीडीपी देखने को मिलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी दुनिया भर की जितनी भी इकोनॉमी देखने को मिलती है उस इकोनॉमी के अंदर इंडिया का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस टूरिज़्म की मदद से। दैट इज़ वाई ये जो रिपोर्ट है 2019 वाली, इसमें इंडिया को 10th पोजीशन पर रखा गया है। जब आप लोग 2019 का डेटा देखोगे तो हमने जीडीपी के अंदर कितना दिया है इस टूरिज़्म की मदद से, तो जीडीपी के अंदर आप देखोगे ना जितनी भी इकोनॉमी है उसका 6.8% यहाँ पर टूरिज़्म की मदद से आया है। कितना आया है? लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 2019 का जो डेटा है वो ये बोलता है 13,68,100 करोड़। ये कुछ आपको डेटा देखने को मिलेगा, या फिर 194.30 बिलियन डॉलर्स बोल सकते हैं। तो 2019 में जीडीपी के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म की मदद से। फिर उसके बाद में साल 2020 में देखोगे तो इस टूरिज़्म सेक्टर ने इंडिया के अंदर बहुत सारी जॉब्स को ग्रो किया है। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत सारी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं और 2029 तक का यानी 2029 तक का टारगेट है कि हम लोग इस टूरिज़्म सेक्टर के अंदर लगभग 53 मिलियंस के आसपास जो जॉब्स हैं वो और भी ज़्यादा जनरेट कर सकें। क्लियर हुई ये बात? देन अब बात यहाँ पर की जाती है इस टूरिज़्म का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला देखो यहाँ पर सर्विस सेक्टर के तौर पर इसका एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। यानी जो टूरिज़्म है ना ये क्या करता है, सर्विस सेक्टर को एक बहुत ज़्यादा पुश देता है। जो बहुत सारे जो बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे सर्विस सेक्टर के अंदर, जैसे एयरलाइन हो गया, होटल्स हो गए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। क्योंकि टूरिज़्म में हो क्या रहा है, इंसान घूमने जा रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उसके लिए एयरलाइन की सहायता भी ली जा सकती है, होटल में यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाएगा, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ग्रो होती हैं। तो सर्विस सेक्टर को एक पुश मिलता है टूरिज़्म से, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी बाहर का कोई ट्रैवलर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इंडिया के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो अर्निंग्स है हमारी वो ग्रो होती हुई नज़र आएंगी, जो कि पहले भी हुई हैं। साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच में 7% का आप लोग यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा इस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जबकि कोविड-19 में ये थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि पेंडेमिक में कोई टूरिज़्म वगैरह चला नहीं। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा जो हमारे नेशनल हेरिटेजेस हैं, ठीक है ना, उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टूरिज़्म क्या करता है, जो भी हमारे नेशनल हेरिटेजेस हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जो भी हमारी विरासतें हैं उनको एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और ज़रूरत भी है यहाँ पर हम लोग अपने सारे मोनूमेंट्स वगैरह को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद में कल्चरल प्राइड भी यहाँ पर क्रिएट करता है। एक तरीके से जो टूरिज़्म है ये क्या करता है, आप कह सकते हो दुनिया भर में इंडिया के बारे में बातें बताई जाएंगी, जब लोग घूमने आएंगे, है ना, तो एक तरीके से एक पहचान मिलेगी। तो भारत के लिए यहाँ पर एक गौरव वाली बात ये देखने को मिलती है। बाकी इस टूरिज़्म का इंपॉर्टेंस ये भी है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम पर आप लोग देखोगे ना, जो ट्रैवलर्स हैं वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करते नहीं हैं। बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर, ताकि जो बाहर के लोग आ रहे हैं घूमने उनको यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। फिर बात आती है रिकग्निशन की, तो आप देखोगे टूरिज़्म के मामले में धीरे धीरे भारत को एक बहुत बड़ी पहचान मिल रही है। हम लोग यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जाने जा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंस हो गया। कोई भी इंपॉर्टेंस पूछे तो आप ये बता सकते हो। अब यहाँ पे कोई पूछे टूरिज़्म सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, परेशानियाँ क्या क्या आ रही हैं, तो पहली परेशानी आपको लैकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक तरफ क्या है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, वो इंपॉर्टेंस है, वो डेवलप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे लेकिन अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी नज़र आती है। जैसे प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर होटल्स की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो वो सारे भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एक चैलेंज क्रिएट होता है हमारे इस टूरिज़्म सेक्टर में। देन दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज के टाइम पर इस डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये बना रहता है।
बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर अटैक वगैरह भी हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, ऐसा बोला गया। तो जब अटैक होगा तो इससे यहाँ पर भारत के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठने के चांसेस बन जाते हैं। फिर बात आती है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर की। आज के टाइम पर ये भी, इसकी भी एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। अब स्किल्ड मैन पावर कोई बताने की बात है नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। देन बात आती है एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि जो बेसिक सी फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गया, वेल मेंटेन टॉयलेट्स हो गया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की, जो फर्स्ट एड हो गया, इन सब चीज़ों की भी आपको कमी देखने को मिलेगी। ये चीज़ें भी यहाँ पर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ये बात हो गई। उसके बाद में सीजनैलिटी, ये भी एक चैलेंज है। जो टूरिज़्म है ना, वो सीज़न वाइज चलता है। इंडिया के अंदर जब आप लोग एक सीज़न देखोगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म चलता है, एक बिजी सीज़न, वो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर में एक बहुत हैवी रश चलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है। एज अ टूरिज़्म के तौर पर अलग अलग जगह पर हम लोग देखते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। अब टूरिज़्म से ही रिलेटेड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहा हूँ। उस इनिशिएटिव्स के बारे में ध्यान रखना। वो इनिशिएटिव में पहला आता है स्वदेश दर्शन स्कीम, आपको पता होगा, ये टूरिज़्म को प्रमोट करने का काम करता है। उसके बाद में हमारे पास में प्रसाद स्कीम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया था। देन आइकॉनिक टूरिस्ट साइट देखने को मिलेगा। देन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा। देन देखो अपना देश इनिशिएटिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड हैं। ये क्यों बताए गए? क्योंकि मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लेकर क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ओवरऑल 360 डिग्री के अंदर आपका टूरिज़्म का टॉपिक कवर हो चुका है। कुछ भी आता है या इन फ्यूचर कोई भी आर्टिकल आता है तो आप लोग आराम से इस डेटा का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये एक लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है जो आपके साथ में शेयर किया गया। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। इनफैक्ट आपके लक्ष्मीकांत के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है जो कि आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। देखो, एक अटॉर्नी जनरल की पोजीशन होती है ना, एक हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पर मानी जाती है। तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि आज के टाइम पर, करेंट टाइम पर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल। अब वेणुगोपाल जी हो रहे हैं रिटायर, ठीक है ना। 30 सितंबर को इनका रिटायरमेंट है। 1 अक्टूबर से हम लोग को चाहिए एक नए अटॉर्नी जनरल। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, आज से मैंने 1 सप्ताह पहले आपको पढ़ाया भी था कि नए अटॉर्नी जनरल बनेंगे रोहतगी साहब। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने लास्ट टाइम पर मना कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार के ऑफ़र को मना कर दिया है कि नहीं, मुझे अटॉर्नी जनरल नहीं बनना है। अब रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर कोई भी नहीं बताया गया, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कोई रीज़न आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल साहब। इनसे पहले यहाँ पर यही जिनको अभी बनाने की बात की जा रही है ना, रोहतगी साहब को, यही हुआ करते थे। यानी ये पहले अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इनको दोबारा से बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कौन यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बनते हैं। रोहतगी साहब ने रिज़ाइन किया था 2017 में अटॉर्नी जनरल की पोजीशन से। 3 साल इन्होंने सर्व किया था, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर वेणुगोपाल साहब बने थे। अब यहाँ पर ये रिटायरमेंट हो रहा है इनका, 30 सितंबर को रिटायरमेंट हो रहा है। अब नए अटॉर्नी जनरल चाहिए, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये तो आपने पढ़ा करंट अफेयर, करंट इशू। करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। एग्जाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो है अटॉर्नी जनरल से। कौन होता है अटॉर्नी जनरल, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं हमारे संविधान के अंदर, कहाँ पर इसके बारे में मेंशन है, ये पोजीशन क्या है, क्या पावर्स हैं पोजीशंस के पास में, कौन इलेक्ट करता है, ये कुछ रेलिवेंट डेटा है। आओ इसको डिस्कस करते हैं। अटॉर्नी जनरल की अगर हम लोग बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं ना, ये बेसिकली हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोग समझते हो इन तीनों से? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बहुत डिटेल से आप लोग मेंशन ज़रूर करना, ठीक है ना। सभी लोग को ज़रूर करना है, और जिसको नहीं भी पता है ना, वो एक बार पढ़कर मेंशन करना, जानने को तो मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद भी नहीं पता चलता है या समझ में नहीं आता है तो कल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आज आपको एक्सप्लेन करना है ये, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल आज के टाइम पर हमारे देश में एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की तरह देखे जाते हैं। इनके बारे में या इस पोजीशन के बारे में कहाँ पर चर्चा की गई है? हमारे संविधान में आर्टिकल 76 के अंदर आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब बात यह आती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि इस पोजीशन पर आने के लिए आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
अब यहाँ पर देखोगे ना तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करे जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के थ्रू और द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे सरकार की एडवाइस रहती है, उस एडवाइस के बेसिस पर जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो हमारे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी अटॉर्नी जनरल होगा वो ही या शी दोनों हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो वो इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई हों। ठीक है ना, कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि भैया वो व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उस व्यक्ति को यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के अंदर जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 5 साल का, या फिर उस हाई कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें हैं उनके अंदर में तो वो इस अटॉर्नी जनरल पोजीशन के लिए बिल्कुल सही है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया वो पूरा कर रहे हैं। क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब देखो बात की जाती है टर्म्स ऑफ ऑफिस की, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में इनका जो टर्म है कि कितने साल तक यहाँ पर ये बने रहते हैं, तो वो कहीं पर भी ऐसा फिक्स्ड नहीं बताया गया है। हालांकि इनको रिमूव किया जा सकता है, जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया, प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल के ड्यूटीज़ और फंक्शंस के बारे में, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कार्य आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, इनका काम यह होता है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार को एडवाइस देने का ये काम करते हैं। देखो जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, बड़े बड़े मैटर्स आपने देखे होंगे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस देखे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस देश, है ना, इस प्रकार के केसेस आपने देखे होंगे। तो सरकार के प्रति जो केस लड़ रहा होता है या सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हर एक केस के अंदर, वो कौन सा व्यक्ति होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का देखने को मिलेगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है, हमारी सरकार को एडवाइस देना कुछ लीगल मैटर्स के ऊपर। ठीक है ना, अब होता यहाँ पर यह है कि कोई भी ऐसा लीगल मैटर आया तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो लीगल मैटर इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं, और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर उस मैटर को देकर हमारी सरकार को एडवाइस करते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में इनका काम क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो भी इनको काम मिलता है प्रेसिडेंट की साइड से वो यहाँ पर ये करते हैं। प्लस मैंने आपको बताया जितने भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उन केसेस को सरकार की तरफ से प्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर ये सारे केसेस यहाँ पर आप कह सकते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं। बाकी इनके पास में क्या क्या हक हैं, क्या क्या राइट्स हैं, या क्या क्या रोक टोक हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहली बात यहाँ पर देखो, जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा ना, इनको सारे हक मिलेंगे वो वाले जो कि किसी भी हाउस के पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट में हाउस के मेंबर्स को मिलते हैं। ठीक है ना, आपको पार्लियामेंट में दोनों हाउस देखने को मिलेंगे, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा एंड लोकसभा के अंदर जो भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं हमारे ना, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी यहाँ पर प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो भी इम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात को सुनो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में क्या क्या राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू टेक प्रोसीडिंग्स इन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि देखो इनका पूरा हक है, बोलने का हक है, मिलता है इनको। साथ ही साथ में जो पार्लियामेंट है इसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर हिस्सा लेने का हक मिलता है। ठीक है ना, जॉइंट सिटिंग के अंदर हर जगह पर इनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, इनको राइट टू वोट नहीं दिया गया है, इनके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ही करते हुए नजर आएंगे। बाकी जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पर इनको भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनके ऊपर प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से कोई रोक टोक नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे आते हैं। अब देखो बात ये आती है कि जो हमारे एक तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है ना, इनको असिस्ट करने के लिए भी, इनको बताने के लिए, आगे सपोर्ट करने के लिए भी इनके ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, ताकि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली और कायदे से फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है ना, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटी के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि आपको कुछ शब्दों में बता दिया गया है। चलो फिर आगे आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है इसका नाम बदल दिया जाएगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल के दिन ही बोली है।
कल के दिन जो मन की बात का रेडियो ब्रॉडकास्ट चल रहा था उसी पर यह बात रखी गई है। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर चर्चा करी है। साथ ही साथ में ये बोला चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो भगत सिंह जी के नाम पर होगा और हम लोग इस प्रकार से भगत सिंह जी को एक ट्रिब्यूट पे करेंगे, इनको एक श्रद्धांजलि देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ में पीएम मोदी ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन किया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से लगातार आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जो ये क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा खतरा है हमारी मैरीन इकोसिस्टम के लिए। जो समुद्र के अंदर का पूरा इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा यहाँ पर हमारे पीएम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। साथ ही साथ में बोलते हैं ये हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग लगातार एफर्ट्स लगाते रहें और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट से जो भी संबंधित चैलेंजेस हैं उसको टैकल करें। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। यहाँ पर आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ाया था, अभी कुछ दिन हुए हैं, थंबनेल भी लगाया था, आपको याद होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। क्या है समझते हैं। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना रिसेंटली 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है इसको बैठाया और यहाँ पर इनसे बोला कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल के अंदर जो ये गैस को लेकर एक घटना हुई थी ना, इस केस में जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है उस मुआवजा को बढ़ाया जाए और उस मुआवजे को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। ठीक है कि भैया बताओ जो भी यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं उनके मुआवजे को इंक्रीज़ करें या ना करें, आप अपना स्टैंड दो। तो यहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई स्टैंड दिया नहीं है, ठीक है ना। सरकार अभी तक यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर कोई भी क्लैरिटी ले नहीं पाई है। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको इंक्रीज़ करें या ना करें, तो वो बात यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है वरना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे। कितना विक्टिम को दिया जा रहा था, कितना अमाउंट बढ़ाने की बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी। तो आप लोग इस पर गो थ्रू मत करना। जितनी बात मैंने आपको बताई है इतनी बात बस खाली दिमाग में रखना। करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ के चलना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी आखिरकार थी क्या, कौन सी गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, कैसे लीक हुई थी, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती भी हैं और पॉसिबिलिटी है कि आगे भी पूछी जाएंगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे तो अभी दिसंबर में आने वाला जो टाइम है, दिसंबर में इसकी चर्चा खूब होगी। लगभग मेरे ख्याल से 3 दिसंबर को इसकी चर्चा हुआ करेगी, क्योंकि ये ट्रेजेडी 3 दिसंबर की है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर हेल्थ का टॉपिक है, इश्यूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन देखने को मिलेगा, इश्यूज़ रिलेटेड टू वेमेन का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक आप लिंक कर पाओगे। ये बात थी लगभग 3 दिसंबर 1984 की। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात में होता यह है, ये जो गैस है ना, ये गैस लीक होने लगती है और इस गैस को सूंघते ही लोग मरने लगते हैं। यही थी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये हुई कैसी थी इसको समझते हैं, ये तो हम लोगों ने शॉर्ट में समझ लिया। यहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। उस गैस का नाम है MIC, मिथाइल आइसोसियानेट, ये इसका नाम है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला है CH3NCO, ये इसका नाम है। अब होता यह है कि यही वाली जो गैस है ना, मिथाइल आइसोसियानेट, ये लीक हो जाती है एक पेस्टिसाइड प्लांट से। यानी एक प्लांट लगाया गया है, यूनियन कार्बाइड का प्लांट, वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड को बना रहा है, कीटनाशक बना रहा है। तो वहीं पर उस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुआ क्या, कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से गैस लीक हो गई और इस गैस की लीक होने की वजह से लोगों की जान चली गई, जिसको आज तक हम लोग जानते हैं कि अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक गैस ट्रेजेडी ये मानी जाती है। कहाँ पे हुई थी, भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ये ट्रेजेडी इतनी खतरनाक थी कि एक अंदाज़ा बताया जाता है कि 40 टन के आसपास गैस और कुछ दूसरे केमिकल्स लीक हो गए थे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, बिल्कुल आधी रात में। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लोग पढ़ते हो ना भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, अलग अलग जगह पर डिटेल से पढ़ोगे, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पे बताया यह जाता है कि इस फैक्ट्री के अंदर हुआ क्या था कि नीचे ना गैस का टैंकर रखा हुआ था। यानी कि ये जो आपको गैस देखने को मिलती है मिथाइल आइसोसियानेट, इसका एक टैंकर रखा हुआ था नीचे और इसके ऊपर से एक पाइप गुजर रहा था, ठीक है ना, इस टैंकर के ऊपर से। और वो जो पाइप था, इस पाइप के अंदर क्या था, वाटर। हुआ ये कि जो ये पाइप है इसके अंदर लीक देखने को मिला और वो जो लीक था पाइप का,
वो एक तरीके से टैंकर के जस्ट ऊपर ही था, जिससे क्या हुआ, ये मिथाइल आइसोसियानेट पानी के साथ मिल गया। और ये बताया जाता है कि मिथाइल आइसोसियानेट और पानी का कॉम्बिनेशन सबसे डिज़ास्ट्रस कॉम्बिनेशन है, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये इतना खतरनाक है कि अगर ये आपस में मिलकर लीक हो जाएं तो इंसान इसको सूंघते ही जरा सा उसके बॉडी के अंदर गया, वैसे यहाँ पर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया अभी तक का एक सबसे खतरनाक वोस्ट केमिकल डिज़ास्टर बोला जाता है दुनिया भर में इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान ले गया अपने साथ में। क्लियर हो गई बात। चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद, और पहले हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और छोटा सा आर्टिकल है, चंडीगढ़ प्लान कर रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन को एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा 2027 तक। इनका फोकस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। तो बस खाली ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसी पढ़ने वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए होगा मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ पे कंजूसी नहीं करता। आपको पता है बहुत सारा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानना भी है तो इतना भर भर के डेटा आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखा है टेलीग्राम पर। स्वैपिंग पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, फेम स्कीम, फेम 1-2 सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है कंटेंट के बेसिस पर टेलीग्राम पर, आपको याद होगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको पता होगा जो एडिटोरियल है हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल हिंदू के अंदर ज़्यादा अच्छे आते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, पॉलिटिक्स वगैरह से संबंधित ना हो, क्योंकि वैसे आर्टिकल बहुत पॉलिटिक्स वाले आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है एक अच्छा एडिटोरियल है, वो है इंडिया मैक्सिको के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत कम देखने को मिलता है, और जो बहुत कम होता है एक आध बारी साल में चर्चा हो गया है ना, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। जो चीज़ें बहुत बार रिपीट हो रही है वहाँ से तो बनता ही बनता है, लेकिन जो एक आध बार भी चर्चा में है तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की। तो इंडिया मैक्सिको के रिलेशंस आपने बहुत कम सुने होंगे, आज मैं आपको डिटेलिंग्स इसकी प्रोवाइड करवाऊंगा। जब भी आप लोग अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी स्टैटिक किताब उठाओगे तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ मिलेंगे। मतलब आज ये जो टॉपिक पढ़ोगे ना, अपनी किताब का टॉपिक पढ़ रहे होगे, स्टैंडर्ड बुक भी निपटा रहे होंगे साथ ही साथ में। तो ये इंडिया मैक्सिको के रिलेशंस क्यों है चर्चा में, आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो भारत ने अभी यहाँ पर क्या किया है, अभी मैक्सिको को यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं, तो वो क्यों दी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख पाओगे पूरा एडिटोरियल, उस पर्टिकुलर एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ताकि आप लोग उसका अपने एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सको, ठीक है ना। पढ़ो वो जिसका आप एग्ज़ाम में यूज़ भी कर सको, ऐसा ना हो सिर्फ पढ़ के आप लोग हटा दो, ठीक है ना। अब इंडिया में मैक्सिको की जब रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो अभी यहाँ पर हुआ ये मैक्सिको नेशनल डे मनाया गया था 16 सितंबर को। तो जब 16 सितंबर को नेशनल मैक्सिको डे मनाया गया तो इसी ओकेजन पर भारत ने यहाँ पर बधाइयाँ दी मैक्सिको को। और इसी के साथ में अभी क्या हुआ है ना, इंडिया मैक्सिको के जो रिलेशनशिप हैं, दोनों कंट्रीज़ का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इनको 72 साल हो चुके हैं। तो आप देखोगे 72 साल की दोस्ती है दोनों देशों के बीच में, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। यार मेरी से एक गलती हो गई है, गलती ये है कि मैक्सिको का मैप लाना भूल गया हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार मैक्सिको को मैप में ज़रूर से देख लेना। एक काम ये भी है आपका, मैक्सिको के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर करते हैं, प्लस कोई वाटर बॉडीज़ हैं, वो क्या क्या हैं, सब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये 72 साल की जो दोस्ती है, ये इतनी गहरी दोस्ती, ये कहाँ पर स्टैंड करती है, कैसे शुरुआत होता है इसकी। तो इंडिया मैक्सिको के रिलेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं, देखो दोनों यहाँ पर कॉलोनीज़ रह चुकी हैं इतिहास में, दोनों के अंदर ही यहाँ पर यूरोपियन कनेक्शन रह चुका है कॉलोनियल एरा का, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम का, दोनों के अंदर ये कनेक्शन रह चुका है, दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो कॉलोनीज़ बन चुकी हैं पहले, ठीक है ना। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको आपको पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री देखने को मिलता है जिसने भारत को भारत की आज़ादी के बाद में सबसे पहली बार रिकग्नाइज़ किया, हमारे साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया। देश आज़ाद होता है हमारा 1947 में, इसके 3 साल बाद ही 1950 में आप देखोगे अमेरिका कह रहा हूँ, मैक्सिको ने, जो कि एक फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इस मैक्सिको ने भारत के साथ में क्या किया, रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया, हम लोग के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बना लिए थे 3 साल बाद ही, ठीक है ना। अब बात आती है मैक्सिकन की, तो मैक्सिको के अंदर आपको अलग अलग व्हीट वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं, गेहूं की अलग अलग वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं। उन्हीं वैराइटीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960 में।
यानी हरित क्रांति आपको पता होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति आई थी ना, उसमें मैक्सिको का एक सपोर्ट था। तो मैक्सिको के अंदर वहाँ के जो गेहूँ हैं उसी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था इंडो मैक्सिकन हाइब्रिड्स के अंदर में, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में इंडिया के अंदर एक ग्रीन रिवोल्यूशन आया जहाँ पे हम लोगों ने उस वैरायटी का भी यूज़ किया। बाकी कोल्ड वॉर के बारे में चर्चा करें, शीत युद्ध का जो समय था, जो उस शीत युद्ध के समय के जो ईयर्स से जो साल चल रहे थे ना, उसमें मैक्सिको और इंडिया दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है ना। दोनों मेंबर थे यूनाइटेड नेशन के, दोनों अलग अलग जगह पर फोकस कर रहे थे, दोनों का इंटरेस्ट था, दोनों यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ थे। आप देखोगे कि यहाँ पे जो उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन होता है, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखोगे ना, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्यापार को लेकर नेगोशिएशंस होता है, यहाँ पर भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही थी। तो अलग अलग जगह पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही थी उस शीत युद्ध के समय पर। दोनों कंट्रीज़ आपको G20 का हिस्सा देखने को मिलती हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का ध्यान रखना। G20 में मैक्सिको भी है प्लस भारत भी है। तो ये तो बात हो जाती है यहाँ पर हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में। अब बात आती है पॉलिटिकल एंड बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में, यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे हैं। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया था, प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया था 2007 में। 2015 में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बोला कि हम साथ में मिलकर क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ेंगे, अपनी दोस्ती को और ज़्यादा गहरा करेंगे। और फिर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बहुत सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स को साइन भी किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया, जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस को लेकर, स्पेस कोऑपरेशन को लेकर। ये अलग अलग सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया। इनफैक्ट भारत आज के टाइम पर 20 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाता है मैक्सिको को अलग अलग कोऑपरेशन के अंडर में। जैसे हमारे एक कोऑपरेशन है इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम के अंडर में हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं मैक्सिको को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ में जो मैक्सिको डिप्लोमेट्स हैं ना, ये इनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ पर इन मैक्सिकन डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हो गए पॉलिटिकल रिलेशंस। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देखो, यानी कि अब व्यापार वगैरह की बात करेंगे तो इंडिया जो है 10वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मैक्सिको का। 10वें नंबर पर आने वाले हैं हम लोग, मतलब 10वें नंबर पर एक पोजीशन को हम लोग हैंडल करते हैं, और ख़ासकर 10वें नंबर पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार करता है मैक्सिको के साथ में। तो इंडिया 10th लार्जेस्ट पार्टनर है मैक्सिको का, ये बात क्लियर हो गई। अब जो व्यापार को लेकर जो ये बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि 10th नंबर पर आता है तो व्यापार बहुत ज़्यादा होता होगा, सही बात है। अब व्यापार किसके फेवर में रहता है, तो व्यापार इंडिया के फेवर में रहता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 8 सालों से आप देखोगे व्यापार भारत के फेवर में रहा है, भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है इस व्यापार से। जो मैक्सिको है ना, ये करेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा पूरे लैटिन अमेरिका में। साल 2021 की जब आप लोग बात करते हो तो जो भी एक्सपोर्ट हम लोगों ने मैक्सिको को किया था साल 2021 में, पिछले साल हमने मैक्सिको को जो एक्सपोर्ट किया था वो कितने डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, 5.931 बिलियन डॉलर्स का। और वहाँ से इंपोर्ट कितने का किया था, 4.17 बिलियन डॉलर्स का। यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं मैक्सिको को, इंपोर्ट कम करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत को एक फ़ायदा रहता है, भारत के फेवर में ये पूरा व्यापार रहता है। अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेड देखें तो साल 2021 में इंडिया मैक्सिको के बीच में 10.11 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ है। अब क्या क्या हम लोगों ने व्यापार किया, हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, आयरन स्टील प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट क्या करते हैं, तो मैक्सिको का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल हो गया, मिनरल फ्यूल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयाँ वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं, और ये दवाइयाँ वगैरह का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ये बताई जा रही है बात यहाँ पर। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों कंट्रीज़ का एक मेजर फोकस है, वो यह है कि जो दुनिया भर में टेररिज्म है, यानी वर्ल्ड के लेवल पर जो आतंकवाद है उसको टैकल करना, तो उसके अगेंस्ट में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। बाकी कल्चरल टाइज़ के बारे में बात करें तो गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ये आज के टाइम पर मैक्सिको में काम कर रहा है, अक्टूबर 2010 से ही। वहाँ पर इंडियन टीचिंग्स जैसे योगा, क्लासिकल डांसेस, म्यूज़िक वगैरह सिखाया जाता है लोगों को।
तो कल्चरल एक्सचेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, सांस्कृतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। बाकी इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करें, भारत के आज के टाइम पर कितने लोग मैक्सिको के अंदर रह रहे हैं, तो एस्टिमेशन है कि लगभग 7,000 के आसपास लोग आपको मैक्सिको में देखने को मिलेंगे, जिसमें से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, इंडियन आईटी कंपनीज़ के एकेडमिक प्रोफेसर्स हो गए, प्राइवेट बिजनेसमैन हो गए, ये सभी लोग आज के टाइम पर मैक्सिको के अंदर रह रहे हैं। बाकी अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या साल 2022 में इंडिया मैक्सिको न्यूज़ में बने हुए थे क्या? हाँ देखो, जून 2022 की बात है, यानी इसी साल की बात है। जून के मंथ में इंडिया और मैक्सिको ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कोऑपरेशन इन स्पेस का, यानी जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पर साथ में मिलकर काम करेंगे। साथ ही साथ में व्यापार को लेकर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, हेल्थ को लेकर और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था। इस वजह से यहाँ पर ये 2022 में भी न्यूज़ में बना हुआ था। तो मतलब 2022 में ये दूसरी बार न्यूज़ में आया हुआ है, जून के बाद सितंबर के मंथ में। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इनको अपने पास में बुलेट पॉइंट्स में ऐड करके रख लेना है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल की तरफ। लेकिन अगले एडिटोरियल से पहले आपको पता होगा, वैसे तो हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आज पहले वो एडिटोरियल मैंने डिस्कस कर ही लिया, मेंस का क्वेश्चन हम ले नहीं पाए, अब ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये भी एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो इस एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर दोगे ना, तो ये मैं आपको पहले कंटेंट समझाऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से समझकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर लिख सकते हो, लेकिन कोई पहले भी लिखना चाहे तो आराम से लिख सकता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू फायर सेफ्टी इन इंडिया। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा आग के केसेस देखने को मिले थे, कहाँ पर, सिकंदराबाद के अंदर। आपको पता होगा कि जो आग के केसेस देखने को मिले थे, तो जो फायर सेफ्टी इंडिया के अंदर में फायर सेफ्टी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं, जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। फिर बताना यह है कि आपको कुछ तरीके बताने हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताना है कि कैसे हम लोग इस फायर सेफ्टी को भारत में इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर आग लग जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं। पहले हम लोगों ने पिछले साल से तो कई केस ऐसे पढ़ लिए होंगे, यहाँ बिल्डिंग में आग लग गई है, ऐसे ही जगह पर आग लग गई है, हॉस्पिटल्स में आग लग गई है। तो ये जो फायर सेफ्टी है ना, इससे संबंधित इश्यूज़ क्या हैं, प्लस इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बात आपको बतानी है। ये आंसर लिखना है 250 शब्दों में, एक अच्छा टॉपिक है। और लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे आपको चैनल मिल जाएगा, 31,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वो लोग भी डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हो। और एक काम ज़रूर से करना है, जब भी आप लोग अपने आंसर्स को लिखोगे ना, तो ध्यान रखना इस बात का कि कोशिश करना कि एटलीस्ट आप लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लो, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 आंसर्स को रिव्यू कर लो, तो इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, आपके पास में कुछ यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने नोट्स में ऐड ऑन करने के लिए। साथ ही साथ में अगर सामने वाले व्यक्ति के नोट्स में, उसके आंसर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई मिस्टेक है, तो उसको आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ऐसे वो ग्रुप चलता है, तो आप लोग भी यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने आंसर्स को लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ये जो फायर सेफ्टी को लेकर आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा ना, ये आपको द हिंदू का ही देखने को मिलता है। बात की जा रही है द फेलियर ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स। वी स्वाति ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर क्या क्या फेलियर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग समझेंगे। देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, वो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे, तो आप लोग वहाँ से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो या फिर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। फायर सेफ्टी के बारे में जब बात होती है, तो पहली चीज़ आपको समझना होगा कि आज के टाइम पर अर्बनाइजेशन क्या कर रहा है, डेंसिफिकेशन को बढ़ा रहा है। मतलब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो सिटीज़ के अंदर जो भीड़ है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और अगर कोई ऐसे अर्बन एरियाज़ होंगे जहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पर भी आग लगती है ना, तो उस आग की वजह से जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान को खतरा देखने को मिलता है। सपोज़ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, तो उसमें कितने लोग हैं अंदर, तो वहाँ पे उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है, उन लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है उस आग की वजह से, वो बातें हमें बताई गई है। और इंडिया के अंदर ऐसे इंसिडेंसेस लगातार हम लोग देखते रहते हैं। रिसेंटली सिकंदराबाद के अंदर देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो यहाँ पे
जो राइटर हैं वो एक रिपोर्ट का मेंशन करती हैं। उस रिपोर्ट का नाम है, उस सर्वे का नाम है इंडिया रिस्क सर्वे 2018। 2018 का जो ये सर्वे है ना, इस सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया तीसरे रैंक पर आता है फायर इंसिडेंट्स के मामले में। जो भी आग लगने के केसेस हैं उस मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। खासकर जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में जब आप लोग देखोगे, क्योंकि इंडिया के अंदर फायर डिज़ास्टर्स पिछले कुछ समय पर काफ़ी बड़े हैं। हम लोग आग का बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो घर के अंदर खाना बनाना हो गया, कमरे को गर्म करने के लिए भी, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर इस आग का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आग का इस्तेमाल काफ़ी तरीके से किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि होता यहाँ पर यह है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मतलब आग से लड़ने के लिए हमारे पास में जो कैपेबिलिटी है, जो सक्षमता है आज के टाइम पर, वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये आग वाले इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडिया की रैंक आपको इतनी बड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब सपोज़ यहाँ पे शहर के अंदर कहीं पर भी आग लगी है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली पड़ता है। कैसे पड़ता है? ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर, मानव की ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है, इकोसिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन आग का, ऐसा बोला गया। होता यह है कि इस आग की वजह से आप देखोगे बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, प्लस साथ ही साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, अगेन यहाँ पे वही पोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, रिलीज़ होता हुआ नजर आता है एनवायरनमेंट के अंदर में। लोगों की जान को तो खतरा है ही, साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को भी पूरी तरह से ये डैमेज कर देता है। आप देखोगे इतने सारे आग लगने के इंसिडेंसेस पिछले सालों में देखने को मिले हैं, पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर फायर सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। लोग इग्नोर कर रहे हैं इस फायर सेफ्टी वाले मामले को, जिसकी वजह से जो फायर एक्सीडेंट्स है वो हो जाते हैं और रेगुलरली हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि कोई सीरियसली कदम ही नहीं उठा रहा है फायर सेफ्टी को हैंडल करने के लिए। तो वो बात यहाँ पे रखी गई। अब यहाँ पे बोला गया व्हाट आर द इश्यूज लीडिंग टू अर्बन फायर इन इंडिया। जो आपको इंडिया में अर्बन फायर देखने को मिले हैं, शहर के अंदर जो ये आग लगने के केसेस नज़र आते हैं ना, इसके पीछे की दिक्कतें क्या क्या हैं। पहली दिक्कत आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ यूनिफॉर्म फर्स्ट सेफ्टी लेजिस्लेशन। फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन मतलब क्या है? एक रिपोर्ट देखो, एक रिपोर्ट का यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2020। ये 2020 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2020 में लगभग 11,000 के आसपास केस, 11,037 केसेस थे फायर एक्सीडेंट्स के, जो हमारे देश में रिपोर्ट करे गए थे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इतने केस, 11,000 के आसपास केस निकल कर आ रहे हैं फायर इंसिडेंट्स वाले। लेकिन आप ये बताओ, इतने केस आने के बावजूद भी क्या हमारे पास में कोई कानून है फायर सेफ्टी को लेकर इंडिया में? नहीं है। तो इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं देखने को मिलता है फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग। ये पहला दिक्कत आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। दूसरा, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कॉजेज़, नेचुरल वेदर फिनोमेना देखने को मिलेगा, यानी कि नेचुरली बिजली कड़क रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, ह्यूमिडिटी यानी नमी वगैरह बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी जो फायर एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंसेस है, ये बढ़ने के चांसेस हैं। तो दूसरा कारण आपको ये देखने को मिलेगा। एक दूसरा इशू ये देखने को मिलेगा। तीसरा इशू आपको ये देखने को मिलेगा कि करंट टाइम पर क्या है ना, शहरों के अंदर देखोगे तो इतना कंजेस्टेड एरिया हो चुका है, या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ऐसे बना दी जाती हैं कि उसके अंदर बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कि धुएं को कैसे मैनेज किया जा सके। स्मोक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाता है। आग लगी, पूरा धुआं भर गया और उसके बाद वो आग कहीं निकल ही नहीं पा रही है, वो धुआं कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, जो कि यहाँ पर उस आग को और ज़्यादा खतरनाक बना देता है। स्मोक मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बोला जाता है एक सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद आप देख पाओगे बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर सस्ती सस्ती इलेक्ट्रिक फिटिंग करवा देते हैं, जैसे कि बात की जा रही है पॉली यूरेथेन। जो पॉली यूरेथेन फोम है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक इंसुलेशन के लिए, और ये बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि ये तुरंत आग पकड़ सकता है। तो प्लास्टिक इंसुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और ये आग पकड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं, और जब भी यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत भी गर्म होता है वायर, तो उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। तो आज के टाइम पर ओवरऑल, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था एक एडिटोरियल और हम लोगों ने कवर किया था जनवरी में, आपको पता होगा, मैंने थंबनेल भी लगाया था क्योंकि आग लगी थी उस समय का थंबनेल लगाया था।
जहाँ पर उसमें मेंशन भी किया गया था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग की जो फिटिंग है ना वो प्रॉपरली नहीं है, और उन वायरिंग के ऊपर कम वायरिंग में उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा लोड दे रखा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड बहुत पड़ता है, ओवर बर्डन हो जाते हैं वो वायर, और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, वो फूक जाता है मीटर, उनमें आग लगने की चांसेस होती है। और वायर की जो आग है ना वो बहुत खतरनाक होती है, वो एक तरफ से पकड़ती है दूसरे एंड तक पहुँच जाती है आग। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आ जाती है इस फायर एक्सीडेंट्स के मामले में। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो पहला, फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन एंड ऑडिट, ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। इंडिया को ज़रूरत है फायर सेफ्टी को लेकर एक कानून की, हमारे पास में एक प्रॉपरली लॉ हो, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हो कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फॉलो करनी होंगी, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, अलग अलग प्रकार के केस निकल कर आ सकते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार के केस निकल कर आएंगे तो किसी में कुछ नई कहानी हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें ऐड कर सकें, टाइम टू टाइम उसको हम लोग ऑडिट कर सकें, तो वो बात यहाँ पे रखी जा रही है, ये हम लोग को पहला काम करना होगा। दूसरा, कॉर्पोरेट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बिल्डिंग कॉरपोरेशंस आपको देखने को मिलते हैं ना, ज़रूरत है कि इनको एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लेकर चलें, यानी बिल्डिंग्स को बनाने से पहले, उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका असर क्या पड़ेगा, वो चीज़ें आपको लेकर चलनी होंगी, कैसे बिल्डिंग्स को मैनेज करना है, प्रॉपर वायरिंग को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी। प्लस कहीं पर आग लगती है बिल्डिंग में तो भागने का एक रास्ता बना हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है ना, ऊपर तक साइड में आपने देखा होगा एक रास्ता बना दिया जाता है ना, ऊपर तक बहुत सारी बिल्डिंग्स को आपने देखा होगा ऊपर तक का एक रास्ता बना दिया जाता है, जैसे चढ़ाई वाला रास्ता होता है। तो कहीं पर भी आग लगती है तो फटाफट आप वहाँ से निकले उधर की साइड में और उधर से नीचे उतर गए। तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया बिल्डिंग कॉरपोरेशंस को। फिर उसके बाद में जो फायर हैज़ार्ड रिस्पॉन्स प्लान आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या है ना, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडी को करना क्या होगा, हर एक अर्बन लोकल बॉडी को एक फायर हैज़ार्ड प्लान को डेवलप करना होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबको साथ में लेकर आना होगा। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो मॉक ड्रिल्स चलाने होंगे, पब्लिक स्पेसेस के अंदर जो यहाँ पर अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए काम करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कैसे आग से बच सकते हैं इसके ऊपर एक डेमो करना होगा, लोगों को यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा जागरूकता मिलेगी। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, तो लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे इन सारी चीज़ों से, तो लोगों की जान जो जा रही है ना वो चीज़ कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई नज़र आएगी। फिर उसके बाद में लास्ट हम लोग काम कर सकते हैं वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। जो भी आप कह सकते हो कि हमारा मतलब आग लग रही है ना, उसमें हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। जो फाइनेंस, जो पैसा है, जो असिस्टेंस है, वो यहाँ पर सरकार को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि हमारा जो डिपार्टमेंट है फायर डिपार्टमेंट वो और ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है ना। उनके पास में नई नई इक्विपमेंट्स आए, स्मोक डिटेक्टर आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम लेकर आया जाए, जिससे यहाँ पर उनके पास में ऐसी फैसिलिटीज़ जो कहीं पर आग लग भी रही है तो उसको वो तुरंत बुझा पाएँ। तो ये काम किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टेप के तहत। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो अब लोग अब आराम से अपना आंसर लिख पाओगे। इसको अपने शब्दों में लिखना, ये तो आपने राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, राइटर क्या क्या बोलना चाह रही हैं। अब यहाँ पर अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करना और बताना एग्जैक्टली यहाँ पर कि जो भी सारी बातें इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो बताकर आप लोग अपना आंसर पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है ना। चलो आते हैं उसका नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब जो अगला एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6 ईयर पीक, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। पिछले 6 सालों में आप लोग देखोगे ना तो मिड डे मील, आपको पता होगा सरकार ने मिड डे मील स्कीम चला रखी है, जहाँ पर बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, न्यूट्रिशियस खाना देने की बात की जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि बच्चे वो खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं, तो उन बच्चों को वो खाना खा के फूड पॉइजनिंग नज़र आ रही है। अब ऐसे जो फूड पॉइजनिंग वाले केसेस है जो कि मिड डे मील की वजह से हो रहे हैं, वो इस साल पीक पर पहुंच गए। मतलब इस साल बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं जो कि 5-6 साल पहले निकल कर आया करते थे। मतलब मिड डे मील सही से मिल नहीं पा रहा है बच्चों को। ये स्कीम का एज अ फेलियर यूज़ कर सकते हो, है ना, एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि मिड डे मील स्कीम के अंदर इश्यूज़ क्या नज़र आ रहे हैं। तो पहला इश्यूज़ आप ये यूज़ करोगे और यहाँ पर डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा दिया गया है, वो डेटा आप लोग समझ पाओगे। लेकिन इस आर्टिकल को थोड़ा गहराई से समझने से पहले आपको समझना होगा आखिरकार ये मिड डे मील है क्या, मिड डे मील स्कीम क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम ना अपने आप में दुनिया का
एक सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है, जो कि क्या करता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाता है, खाना प्रोवाइड करवाता है स्कूल के अंदर। इस मिड डे मील स्कीम को लेकर आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? वो यह है कि स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन इंक्रीज़ हो जाए, स्कूल के अंदर एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि हम लोग एजुकेशन के मामले में लोगों को आगे बढ़ा सकें। वो एक पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। इसके नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर इसको हैंडल करता है। बैकग्राउंड को अगर हम लोग देखें तो इस प्रोग्राम को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में। जो भी यहाँ पर बच्चे पीड़ित थे मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में, उन बच्चों के लिए सबसे पहली बार यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर आया गया था 1925 में। बहुत पुराना प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर पैसा खर्चेंगी, बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाएंगी उस पैसे से। अक्टूबर 2007 तक आप देखोगे तो ये जो मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम है ना, इसको क्लास 8 तक बढ़ा दिया गया। पहले ये क्लास 5 तक का था, यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ये प्रोवाइड करवाया जाता था। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को कर दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो जो करंट वर्जन आपको इस प्रोग्राम को देखने को मिलेगा ना, इसका नाम भी वैसे चेंज कर दिया गया है। जैसे कि पीएम शक्ति, जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण आपको देखने को मिलेगा, पीएम पोषण देखने को मिलेगा। 2021 के अंदर ये इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया था। तो इस प्रोग्राम का जो करंट वर्जन है उसको यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया है, पीएम पोषण के नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। कवरेज की अगर हम लोग बात करें, जो स्कीम है ना, ये कितने लोगों को कवर करती है? ये स्कीम आज के टाइम पर लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करती है, जिनकी जो उम्र है वो 6 से 14 साल है, जो कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। फेडरल सेटअप के बारे में बात करें तो इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो अलोकेशन है, यानी जो पैसा खर्चा जाता है बच्चे को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, तो जैसे प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उसके लिए रोज़ाना 4.97 रुपीज़ खर्च जा रहे हैं। अपर प्राइमरी क्लास यानी कि बड़ी क्लास का बच्चा है तो 7.45 रुपीज़ खर्च जा रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जा रहा है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, क्लास में बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी भूख थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सरकार है ना, वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्चती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे आप देखोगे हमारी केंद्र सरकार 60% खर्चती है और राज्य सरकार 40% खर्चती है। इस प्रकार का रेशियो रहता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या हिमालय वाले पहाड़ी इलाके हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर 90% हमारी केंद्र सरकार खर्चती है और 10% राज्य सरकार, यानी यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा खर्चती है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हो गए जहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार हमारी पूरा 100% पैसा खर्चती है, ऐसा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये मिड डे मील स्कीम वर्क करता है। इतना समझ में आया। लेकिन पता ये चलता है कि मिड डे मील स्कीम के अंदर कुछ दिक्कतें हैं। सर दिक्कतें यहाँ पर क्या हैं? आप देखोगे ये चार्ट, देखो ये वाला चार्ट, इस चार्ट के अंदर बताया गया 2009 के अंदर मिड डे मील स्कीम की वजह से बच्चों के अंदर फूड पॉइजनिंग वाले केस निकल कर आए थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे और ये केसेस थोड़े 287 तक पहुंच गए थे। 2016 में ये केसेस अपने आप में पीक पर थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा केसेस थे फूड पॉइजनिंग के। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन 2022 में मिड डे मील स्कीम की वजह से बच्चे फिर से बीमार पड़ रहे हैं और ये 979 के आसपास केसेस निकल कर आए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया एक रिपोर्ट के तहत। अब जब आप लोग यहाँ पर पूरे इंडिया का मैप देखोगे तो कहाँ कहाँ पर बच्चे बीमार पड़े हैं, तो मैप ये दिखाता है, जो आपको ब्लू कलर के एरियाज़ दिख रहे हैं ना, ये एरियाज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं इस मिड डे मील स्कीम की वजह से। अब इस वाले मैप को देखो, जैसे यहाँ पर बोला गया है, जो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का, यहाँ पर 247 बच्चे 247 स्टूडेंट्स ने खिचड़ी खाई थी फरवरी 2016 में, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो 2016, 17, 15 इन सब जगह पर आप देख पाओगे अलग अलग केसेस निकल कर आए थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और वैसे ही 2022 के अंदर आप देखोगे ये मिड डे मील स्कीम वाले आज के टाइम पर इस स्कीम की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद में ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये वाला चार्ट क्या दिखाता है कि बहुत सारे जो विक्टिम्स, यानी बहुत सारे जो आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे, जो पीड़ित देखने को मिलेंगे 2009 से लेकर 2022 के बीच में, जो कि काफ़ी बीमार पड़े मिड डे मील के खाने को खाने के बाद में, यानी इस स्कीम के अंदर जो खाना मिल रहा है ना, इसको खाने के बाद में। लेकिन हुआ क्या, उस खाने के अंदर एनिमल मिला, इंसेक्ट मिला, यानी
हमने देखो कुछ केसेस देखने को मिले हैं, लगभग 1153 केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर खाने में छिपकली पाई गई। 23 केसेस देखने को मिले जहाँ पे चूहा पाया गया। 3 केसेस देखने को मिले जहाँ पे कॉकरोच पाया गया। एक केस ऐसा देखने को मिला जहाँ पर सांप पाया गया, स्नेक पाया गया। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में स्कीम का फेलियर ही तो है। फेलियर नहीं है तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब फूड यहाँ पर पॉइजन में यानी जहर में बदल जाता है, इसको हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, बच्चों को यहाँ पर बुरी तरह से ये अफेक्ट करता है। इनफैक्ट बहुत से लोगों की जान भी जाती है। फूड पॉइजनिंग पिछले कुछ दिन पहले चर्चा में भी था। केरला के अंदर जो शर्मा की वजह से हुआ था, है ना, फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई थी किसी की, इस वजह से वो न्यूज़ में था और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। वैसे एक दिन मैंने पढ़ाया भी था, थंबनेल भी लगा रखा है, आपको याद होगा। क्लियर हुई बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज के टाइम पर 2022 के अंदर भी आप देखोगे तो फूड पॉइजनिंग के केसेस ना वापस से इंक्रीज़ हो रहे हैं। पिछले 6 सालों में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था, बट अभी यहाँ पर फिर से इसके अंदर एक इंक्रीमेंट नज़र आया है। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो अगला एडिटोरियल क्या है? अच्छा, अगला एडिटोरियल यही तो है यार, हम कहाँ गए? शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न्स, ये आपको अगला एडिटोरियल देखने को मिलेगा। अब देखो यार, इसमें ना कुछ चीज़ पढ़ने वाली नहीं है। हालांकि साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बताया गया है, आज से 3 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर इसमें कोई वैसी चर्चा नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है ला नीना एल नीनो के बारे में। अब ये क्या चीज़ है? आप लोगों ने पहले काफ़ी बार सुना होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली यहाँ पर यह होता क्या है, एल नीनो और ला नीना क्या होता है। देखो पहली बात यहाँ पर ये सुनो कि आज के टाइम पर मानसून विड्रॉ हो रहा है। मानसून का सीज़न अब यहाँ पर एंड होने वाला है। जो हमारा बरसात का सीज़न है वो एंड होने वाला है। अब मानसून को देखोगे तो मानसून का मंथ जो है ना, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये वो ये बोलता है जून से लेकर सितंबर के मंथ के बीच में आपको ये मानसून का सीज़न देखने को मिलता है। क्लियर हुई बात? तो 30 सितंबर को यहाँ पर ये एंड हो जाएगा मानसून, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, थोड़ी बहुत बारिश हम लोगों को कुछ दिन तक देखने को मिलेगी, ऐसा भी बोला जा रहा है। देखो इस बार क्या हाल रहा है वो यहाँ पर बताया गया। इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स यहीं पर समझो है। जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया का बिचला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, प्लस जो सदर्न पेनिनसुला है यानी कि नीचे वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है ना। इस अब की बार के मानसून के सीज़न में ये ऐसे एरियाज है सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, यहाँ पे बहुत दबाकर बारिश हुई है, एक्सेस में हुई है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पर बारिश की बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। शॉर्टफॉल है, 17% से शॉर्टफॉल नज़र आया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको बारिश की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अब की बार का मौसम कैसा रहा ये बात यहाँ पे रखी जा रही है, और इसी को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया जो कि आपको थोड़े से शब्दों में पढ़ना है। सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, यहाँ पर बारिश एक्सेस में हुई, बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन जो हमारा एक तरीके से यूपी बिहार और उसके बाद में आप देखोगे ओडिशा, ये ऐसे स्टेट्स हो गए जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ी, मतलब बहुत कम पड़ी है, ना के बराबर। यहाँ पर बारिश के अंदर एक फॉल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। फिर यहाँ पर बोला जाता है ये जो बारिश वाला इफेक्ट नज़र आता है ना, वो कैसे इफेक्ट नज़र आता है? वो एल नीना की वजह से नज़र आता है। अब ये एल नीना ना नीना है क्या? मतलब एल नीनो बोलते हैं ना, एल नीनो ला नीना, ये एग्जैक्टली क्या है? आओ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग वर्ल्ड मैप देखते हो ना, तो इधर साउथ अमेरिका, ऊपर यहाँ पे अमेरिका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर एशिया होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे हमारा महान भारत दिख रहा होगा, इंडिया, ठीक है ना। ये कुछ कंट्रीज़ आपको नज़र आती हैं। तो एल नीना ला नीना की कंडीशंस कहाँ पे नज़र आती हैं? एशिया और इधर ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, इनके बीच में। यहाँ पे आप देखो ये रहा इक्वेटर। होता यह है जो ला नीना है ना, ला नीना ध्यान रखना, ला नीना में क्या होता है? जो गर्म पानी है ना वो इधर पहुँच जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, ला नीना में क्या होता है? जो गर्म पानी है वो इंडिया की साइड में पहुँच जाता है, और एल नीनो में क्या होता है? वो जो गर्म पानी है वो इधर साउथ अमेरिका की साइड में पहुँच जाता है, और जिधर पानी गर्म होगा उधर बारिश होगी, है ना। ये तो हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया के लिए क्या बेहतर है आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। जो पानी है ना वो एक तरीके से आप कर सकते हो मूव हो रहा है, हमारे अर्थ का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है, जो अर्थ रिवॉल्व हो रही है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल आता है इसके अंदर में। मैं आपको कभी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें समझने के लिए हैं। क्योंकि जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे जीसी लिए होंगी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है ला नीना एल नीनो के बारे में। तो ला नीना की कंडीशंस कौन सी हैं? जब पानी जो गर्म पानी है ना वो एग्जैक्टली एशिया वाले रीजन पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे यहाँ पर बारिश करवाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मानसून के टाइम पर यहाँ पे पानी गर्म नज़र आता है।
और अगर यहाँ पे पानी ठंडा हो जाएगा यानी कि ये वाला गर्म वाला पानी घूमकर इधर पहुँच जाएगा और ये ठंडा वाला पानी इधर आ जाएगा। ठंडा पानी इधर आ जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर मानसून आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो बारिश वगैरह वो नहीं होगी। फिर बारिश कहाँ पे होगी, जब यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पे पहुँच जाएगा सदर्न अमेरिका की साइड में, ठीक है ना। ये पानी यहाँ पे पहुँच जाएगा तो बारिश इधर देखने को मिलेगी। जो पेरू वाला रीजन वगैरह है, यहाँ पर पेरू कंट्री देखने को मिलती है, चिली कंट्री देखने को मिलती है, वहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ला नीना एल नीनो आपको नज़र आता है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर ये कुछ छोटा सा आर्टिकल था, तो ये कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं, एडिटोरियल्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी कुछ अलग से न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी हमने डिस्कस करे हैं और आपको सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 2004 का क्वेश्चन था कि कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको ओंगे ट्राइब देखने को मिलती है जो कि रह रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।